हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं आपको वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस के अंदर तमिलनाडु बोर्ड की सीरीज को शुरू किया हुआ है और ये तमिलनाडु बोर्ड की सीरीज के तहत हम लोग आज के क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू मिडीवल इंडिया। और मिडीवल इंडिया के तहत हमने पिछले क्लास के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत के आगे के लेक्चर्स के ऊपर आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, how the Delhi Sultanate got established, how Muhammad Ghori was able to defeat the Rajput dynasties, including Prithviraj Chauhan, what were the weaknesses of the Rajput dynasties, why they won, why they lost, and why eventually Muhammad Ghori won। इन सब के ऊपर बहुत गहन चर्चा, बहुत विस्तृतपन से चर्चा हमने पिछले क्लासेस के अंदर की थी। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के सुल्तान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ और स्लेव डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे होता है। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास के अंदर मिडीवल इंडिया की शुरुआत की थी एंड विद इन दिस मिडीवल इंडिया हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ मिडीवल इंडिया, दैट इज दिल्ली सल्तनत। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मिडीवल इंडिया को पढ़ना अगर आप देखोगे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें दो पार्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा सर, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है दैट इज द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़नी है पांच डायनेस्टीज को। तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्लेव डायनेस्टी इन द प्रीवियस सेशंस एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे कि कैसे खिलजी डायनेस्टी पावर के ऊपर आई। विल ऑल्सो सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ द तुगलक्स विल कम टू पावर, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी the role of the Sayyid, and finally the end of the Delhi Sultanate, that is the Lodi dynasty, and how the Delhi Sultanate came to an end sir। okay, उसका पतन कैसे हुआ उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये दिल्ली सल्तनत का जब डिक्लाइन होता है दैट इज द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि मुगल्स पावर के ऊपर आएंगे एंड मुगल्स का इतिहास हम लोग समझेंगे आगे के क्लासेस के अंदर जब हम लोग देखेंगे द पीरियड फ्रॉम 1526 टू 1707 इंडिया सर। ओके, 1526 से लेके 1707 तक का जो दौर है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनफैक्ट इस दौर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि कैसे प्रोविंशियल डायनेस्टीज और प्रोविंशियल किंगडम्स की भी शुरुआत होती है। और प्रोविंशियल किंगडम्स के अंतर्गत खास करके हमें पढ़ना है विजयनगर एम्पायर को, जो सबसे प्रोमिनेंट एम्पायर था मिडिवल इंडिया के अंदर, जो दक्षिण भारत के अंदर निकल के आया था सर। ओके, तो अभी तो हम लोग यहाँ पे है, वी आर डिस्कसिंग द स्लेव डायनेस्टी एंड वी वर डिस्कसिंग द स्लेव डायनेस्टी फ्रॉम 1206 टू 1290। और मैंने स्लेव डायनेस्टी के तहत आपको राजाओं के नाम के बारे में चर्चा की थी। इसके तहत मैंने आपको बताया था कि स्लेव डायनेस्टी के अंदर चार नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम था गुलाम वंश। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इनको गुलाम क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल देम एज अ फॉर्म ऑफ स्लेव सर। ओके, वो एक्चुअली स्लेव थे नहीं, या स्लेव के रूप में हमको मिलेंगे नहीं जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि स्लेव किसको कहते हैं। बट वी हैड डिस्कस कि व्हाई दिस स्लेव सर, है ना, समझे कि ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज की गई है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो घोरी का गुलाम हुआ करता था सर, ठीक है। ये स्लेव डायनेस्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहला राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब घोड़े से गिर के मर जाता है तो उसके बाद उसका जमाई और इसी का ही गुलाम अल्तुतमिश पावर के ऊपर आएगा सर। ओके, तो इन द प्रीवियस सेशंस हमने अल्तुतमिश से शुरू किया था। आज के क्लास के अंदर अल्तुतमिश के ऊपर और चर्चा करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अल्तुतमिश के पास रजिया कैसे पावर के ऊपर आई और रजिया के साथ क्या हुआ। एंड फाइनली वी विल ट्राई टू सी एंड विल ट्राई टू कंक्लूड विथ रिस्पेक्ट टू बलबन। और बलबन के बारे में बेसिकली बहुत सारी चीजें बोली गई है और खास करके कहते हैं कि उसकी जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट पॉलिसी थी, जिसके थ्रू उसने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि उसने दिल्ली सल्तनत को एक स्थायीकरण, एक मजबूतीकरण देने की शुरुआत की सर। ओके, तो उसके ऊपर भी चर्चा करनी है, बहुत गहन डिस्कशंस करेंगे, सबके सब सुल्तान के ऊपर नहीं करेंगे, बट विल ट्राई टू सी अबाउट अल्तुतमिश, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 1211 के आसपास अल्तुतमिश ने सत्ता ली एंड 1236 तक शासन के ऊपर रहता है। अल्तुतमिश के लिए ये कहा जाता है कि इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब सवाल ये आता है कि उसको क्यों रियल फाउंडर के रूप में पहचानते हैं, why he is called as the real founder of Delhi Sultanate, why Iltutmish is seen as a very revolutionary king, क्योंकि उसने अपनी जो सत्ता है अपनी डॉटर को पास ऑन की थी सर, है ना।
ये उसके सन को पास ऑन की थी, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी डॉटर पावर के ऊपर आई। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर खास करके स्लेव डायनेस्टी में इनका क्या रोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। गुलामों का महत्व क्या है दिल्ली के सुल्तानों के अंदर साम्राज्य बनाने में, इन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका टीचर भी मान लोगे। तो आप आइए हमारे साथ अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर, जहां हमारे पास पिछले साल 300 से अधिक टॉपर्स हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि आप अगले साल इसी तरह से पोस्टर में आओ सर, ओके। और आपकी जो सिविल सर्वेंट बनने का सपना है वो हमारे साथ पूरा कीजिए। अभी अनअकैडमी के ऊपर नई बैचेस शुरू हो रही है और ये बैच का लाभ आप उठा सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड PN लाइव। ये कोड को जरूर से यूज करिएगा दोस्तों, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज की तारीख के अंदर 50% से अधिक डिस्काउंट अवेलेबल है। आप जीएस ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो लीजिए, टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगी, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेगी, कवरेज पूरा का पूरा सिलेबस का मिलेगा, बहुत ही टॉप नॉट एजुकेटर्स के द्वारा आपको सेशंस दिए जाएंगे। इसमें आप कोई भी सेशन कितनी बार देख सकते हो, बहुत सारी बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो, इंक्लूडिंग आप एजुकेटर्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हो। तो नई बैचेस है हमारी 15 तारीख से शुरू हो रही है, आरंभ बैच। आप इसका लाभ उठाइए, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इसका पार्ट है। अगर आपको हिंदी में तैयारी करनी है तो हम हिंदी में भी तैयारी करवाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन की खासियत ये है कि वन सब्सक्रिप्शन कवर्स एवरीथिंग। मतलब ये है कि अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो हिंदी, इंग्लिश या हिंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में मिला के जो भी बैचेस आएगी उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं तो आप अपनी तैयारी को पुश कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज का सहारा लीजिए, हमारी अलग से टेस्ट सीरीज आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और कुछ नहीं तो मैं कहूंगा कि आप हमारे कॉम्बैट एग्जाम के अंदर आइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो और आपको लग रहा है कि मुझे अपनी तैयारी को तराशना है और कैसे तराशना है लाइव टेस्ट के अंदर, तो हर संडे, इस बार 27 अगस्त को है, ये 27 अगस्त को 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस एड्रेस करना है। यू आर सपोज टू एड्रेस 60 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स। विद इन दिस 60 क्वेश्चन इन 50 मिनट्स आपको मूलतः से एक से अधिक प्रकार के लोगों से compete करना है, हजारों लोग होंगे। अगर इसमें आप टॉप में आए तो आपको मैकबुक, स्कॉलरशिप, अन अकेडमी की तरफ से अमेजोन के वाउचर्स और भी चीजें मिलेगी। तो जरूर से आइएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो ये नंबर के ऊपर कॉल करिए 858585 और ये कोड को जरूर से यूज करिएगा PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। खैर, चलते हैं आगे। और हम लोग बात कर रहे थे विथ रेफरेंस टू दैट इज दी अल्तुतमिश, है ना, समझे। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर चर्चा की और मैंने आपको बताया कि कहानी किस तरह से चलती है। ये कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के रूप में क्यों पहचानते हैं सर, ओके। व्हाई इल्तुतमिश इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऐसी तो क्या कहानी थी कि जिसको इसको इस तरह से कंसीडर किया गया है। तो आप देखिए कि 1206 से लेके 1210 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा के रूप में था या सुल्तान के रूप में था। ये पोलो के ऊपर गेम खेलते खेलते घोड़े के ऊपर से गिर गया सर, ठीक है। तो इन द प्रीवियस सेशंस आई हैड डिस्कस्ड अबाउट कि ये पोलो खेलते खेलते कैसे गिरा, है ना, समझे कि नहीं समझे, और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। आप समझिए कि इस दौर में साम्राज्य इनका बहुत छोटा था सर, ठीक है। एंड व्हेन दी I would say Qutbuddin Aibak passed away and Iltutmish came to power. It was not a smooth succession. Smooth succession नहीं होने का मतलब समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब वी विल सी कि अल्तुतमिश को सत्ता के अंदर बुलाया जाता है तो देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि अल्तुतमिश को वहां पे संघर्ष करना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कॉल्ड एज आरम बख्श या आरम शाह सर, ठीक है। तो आरम बख्श करके एक राजा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था और अल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था। और इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली के अंदर या लाहौर में बैठी जो नोबिलिटी हुआ करती थी इनका बहुत बड़ा योगदान था सर, ठीक है। ये नोबिलिटी को एरिस्टोक्रेसी के रूप में हम लोग देखते हैं और यही लोग थे जो किंग मेकर्स के रूप में निकल के आए थे। किंग मेकर्स मतलब ये था कि ये डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा। तो अल्तुतमिश की सत्ता के ऊपर सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आरम बख्श था। खैर, जैसे तैसे करके अल्तुतमिश ने कंसोलिडेट किया, बट देन अल्तुतमिश आल्सो हैड टू कंटेंड एंड फाइट विद अदर किंगडम्स। आप समझने की कोशिश करिए, जब अल्तुतमिश सत्ता के ऊपर आया तो अल्तुतमिश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था
तो उसके लिए चैलेंजेस बहुत सारे थे। ये चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट के बाहर मतलब एक्सटर्नल चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे और इंटरनल चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। इंटरनल का मतलब है कि कोर्ट के अंदर बैठी हुई जो नोबिलिटी के लोग हैं, खास करके जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, जो मंत्री लोग हुआ करते थे, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जो घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आए हुए थे, वो कदापि कभी-कभी इल्तुतमिश को नहीं चाहेंगे। होता है, दिस हैपेंस मेनी अ टाइम्स। जब राजा अपने हिसाब से कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग, जो तुर्किश नोबिलिटी के लोग थे, खास करके कैसे लोग जो तुर्किश ओरिजिन के थे सर, है ना? इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि भाई हम हमारे हिसाब से राजा बनना चाहिए सर, ओके? तो एक प्रॉब्लम आपको ये मिलेगा। दूसरी इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आपको यहां से मिलेगी। इकोनॉमिक इसके लिए क्योंकि वी विल सी कि इस दौर के अंदर इंटरनली अब भारत के अंदर राजा को अगर शासन चलाना है तो देन दे नीड टू हैव गुड स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होगी तो क्या करेंगे? इनफैक्ट इंटरनली जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, जो स्थानिक राजा हुआ करते थे, वो भी इनको पसंद नहीं करते थे। जैसे नॉर्थ इंडिया के राजपूत डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती है। ये राजपूत डायनेस्टीज के साथ इनकी कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रही सर, ठीक है? एंड वी विल सी कि इल्तुतमिश को पता था कि कैसे भी करके ये राजपूत डायनेस्टीज को भी कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। जो काम घोरी नहीं कर गया है, वो फिर मुझे करना पड़ेगा। जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर गया है, वो फिर मुझे करना पड़ेगा। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि उस पीरियड में इल्तुतमिश को अपने ही लोगों से खतरा था। क्योंकि इल्तुतमिश खुद मूलतः से आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव के रूप में था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के कंटेम्पररी और भी गवर्नर से जो घोरी के समय के थे और जो क्लेम कर रहे थे दिल्ली और लाहौर की गद्दी को सर, ओके? ये क्यों था? क्योंकि जैसे आप देखोगे तो इल्तुतमिश का कंटेम्पररी में आपको एक देखने को मिलता है कबचा। कब्जा की कहानी यह है कि ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड ही वॉज क्लेमिंग द थ्रोन फ्रॉम अल्तुतमिश और कह रहा था कि मैं राजा बनूंगा, मैं ओरिजिनल वंशज हूं जो घोरी के साथ जुड़ा हुआ था। या आप समझने की कोशिश करोगे ये काबुल में बैठा हुआ यल्डिज, या यल्डिज करके जो राजा बैठा हुआ है, जो गवर्नर था काबुल का, वो भी क्लेम कर रहा था कि भाई मैं शक्तिशाली हूं, मैं अल्तुतमिश की जगह बैठूंगा, अल्तुतमिश को मेरा साम्राज्य स्वीकारना पड़ेगा। तो ही वॉज ऑलरेडी फेसिंग अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोकल गवर्नर्स जो थे, जो उसके कंटेम्पररी हुआ करते थे, उससे जलते थे। एक प्रकार की इनसिक्योरिटी थी। ये एक्सटर्नल चैलेंजेस में मंगोल चैलेंज भी था। और मंगोल चैलेंज के अंदर वी विल सी कि चंगेज खान जैसे राजाओं का इनफैक्ट प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो भारत की तरफ आने का प्लान कर रहा था। इनफैक्ट ये वो दौर है इल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां इल्तुतमिश भारत के अंदर दिल्ली साम्राज्य को बना सकता था या डुबा सकता था। इसको हम लोग जब रियल फाउंडर के रूप में पहचानते हैं, तो इसने कुछ-कुछ स्टेप्स ऐसे प्रैक्टिकली लिए और इसी के कारण वी विल सी कि इल्तुतमिश को काफ़ी लोग कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर के रूप में है। इनफैक्ट इल्तुतमिश का ओरिजिन मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि ये इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करता है। ये था तो मूल गुलाम ही सर, ठीक है ना? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही हुआ करता था, पर इसका ओरिजिन जो था वो इल्बारी वंश से था सर, है ना? जैसे गुलामों का बैकग्राउंड तो होगा ना कि किसी गुलाम को कहाँ से लेके आए हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कहा जाता है कि वो एक शासक के रूप में जब कार्य कर रहा है, तो वो ममलुक सुल्तान के रूप में अपने आप को पहचानता है। वैसे ही इल्तुतमिश की बात करेंगे तो अपने आप को इल्बारी ट्राइब से पहचानेगा और ये कहेगा कि मेरा जो ओरिजिन है वो इल्बारी वंश के साथ जुड़ा हुआ है सर। खैर, तो इस दृष्टिकोण से कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता के ऊपर आया। उसको बहुत सारे चैलेंजेस थे और इसी के कारण इल्तुतमिश आके रिफॉर्म्स करने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है ना? समझे? अब देखिए कि इल्तुतमिश ने क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि उसको पता था कि अब मुझे जो भी करना है वो दिल्ली सल्तनत को मजबूती देने के लिए करना है। मुझे जो भी करना है वो मेरे भविष्य के साम्राज्य बनाने के लिए करना है। मैं अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ जिसके कारण दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो जाए और मुझे किसी की छत्रछाया में रहना पड़े या मेरे ऊपर विदेशी आक्रमण हो जाए। आप देखिए कि शासकों को स्थायीकरण जब मजबूतीकरण करना होता है तो पहले इंटरनल रिफॉर्म्स होते हैं और उसके बाद एक्सटर्नल रिफॉर्म्स की शुरुआत होगी सर, ओके? इल्तुतमिश इस दृष्टिकोण से
जब उसने देखे कि भाई एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के चैलेंजेस उसको फेस हो रहे हैं, और अल्तुतमिश को ये चीज रियलाइज हुई दैट ही इज फेसिंग बोथ द साइड्स ऑफ चैलेंजेस, ही इज आल्सो फेसिंग एक्सटर्नल challenges, he is also facing internal challenges, so he has to make certain corrective actions, उसको लेने चाहिए, अगर वो नहीं लेगा तो उसके लिए ही नुकसान था, राइट सर? ओके, तो इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो तो सबसे पहले इंटरनल चैलेंजेस की बात आएगी। इंटरनल चैलेंजेस का मतलब ये था कि ऐसे चैलेंजेस जो अल्तुतमिश लेने की कोशिश करेगा, खास करके उसको ये पता था कि पॉलिटिकल स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे जिसके थ्रू वो अपने आप को लेजिटिमाइज करवा पाएगा। देखिए, अल्तुतमिश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो था लेजिटिमसी का। लेजिटिमसी का मतलब क्या है कि भाई कौन उसको राजा के रूप में स्वीकारे, क्योंकि उसके सामने उसके मंत्री लोग जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे, जो तुर्किश ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, रिलीजन में, स्टेट बिल्डिंग में बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, वो सबके सब अल्तुतमिश के अगेंस्ट में थे। अल्तुतमिश के साथ कुछ लोग थे जो वहां के स्थानिक लोग थे, तो अल्तुतमिश को पता था कि मुझे उनका साथ लेना पड़ेगा। अल्तुतमिश ने जो नोबिलिटी थी, ये नोबिलिटी में दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे सर, ठीक है? एक अल्तुतमिश के फेवर में लोग थे। फेवर में होने का मतलब क्या है कि वैसा लोग जो अल्तुतमिश के साथ खड़ा हुआ है। दूसरा लोग हमें देखने को मिलता है जो अल्तुतमिश के अगेंस्ट में हुआ करते थे। तो अल्तुतमिश ने देखने की शुरुआत की, यार क्या किया जाना चाहिए, ये अगेंस्ट वाले लोगों को मैं नाराज करूंगा तो ये मेरी सत्ता पलटा देंगे, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ये कू कर दे, विद्रोह हो जाए। जैसे आरम बख्श को हटा के मुझे पावर में लाया गया है, वैसे मुझे हटा के किसी और को पावर में ला देंगे। नोबिलिटी की तो भाई साहब खासियत ही होती है कि वो सुबह उठोगे राजा बदल जाएगा सर, ओके, आपको महल में बंद कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा रात को सोते समय, तो आप क्या कर पाओगे सर, ओके? तो ये स्थिति अल्तुतमिश के साथ थी। तो अल्तुतमिश को ये चीज पता थी कि मुझे फेवर वाले लोगों के लिए काम करना है। अल्तुतमिश ने क्या किया कि नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ से, खास करके जो तुर्किश नोबिलिटी के जो लोग थे, उनमें से 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया सर, है ना? इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 40 सर, है ना? क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 40 सर, है ना? गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। या इसी को ही कहते हैं चालीसा सिस्टम। क्या नाम है? चालीसा सिस्टम। नाम याद रखेगा, आपको पूछा जाएगा सर, ओके, कि कौन से राजा के द्वारा चालीसा सिस्टम की शुरुआत की गई थी, या चालीसा सिस्टम क्यों लाया गया था सर, ओके? तो अलग अलग प्रकार के सवाल आपको इसके अंदर से इंक्लूड किए जा सकते हैं। अल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यह पता चलता है कि अल्तुतमिश ने चालीसा सिस्टम की शुरुआत की। व्हाट इज दिस चालीसा सिस्टम एंड व्हाई दिस इंपॉर्टेंस ऑफ चालीसा सिस्टम इज देयर, उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए। चालीसा सिस्टम एक ऐसी सिस्टम थी जहां अल्तुतमिश ने अपने साथ, अपने फेवर में 40 लोगों का एक समूह बनाया। इसके तुजुक के चहलगानी के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड विथ अ डिफरेंट नेम, जिसे हम लोग कहते हैं चहलगानी सर, ठीक है ना, समझे? एंड अल्तुतमिश को पता था कि ये वो लोग हुए जो हमेशा मेरे फेवर में रहेंगे। अल्तुतमिश ने इनको पोजीशन देने की शुरुआत की इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और कहा कि आप मेरे खास हो, आप मेरे प्रियतम हो, आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या बोला अल्तुतमिश ने? अल्तुतमिश ने कहा कि आप मेरे खास हो, आप मेरे सबसे जिगरी हो, आप मेरे सबसे यार दोस्त हो, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करिए सर, ओके? आप मुझे सत्ता में बनाए रखिएगा, मैं आपको लेजिटिमाइज करूंगा और आप मुझे लेजिटिमाइज करेगा सर, ओके? तो इसको बेसिकली बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप का पार्ट था सर, है ना? पैट्रॉन क्लाइंट का मतलब क्या है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो पैट्रोनेज दे रहा है और दूसरा व्यक्ति को इससे लाभ हो रहा है, या दूसरा व्यक्ति अल्टीमेटली इसके अंदर से अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है? जब हम लोग अल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें यह पता चल रहा है कि अल्तुतमिश ने इसी प्रकार की सिस्टम अपनाई और अपने फेवर के अंदर ये 40 ये चहलगामी लोगों को खड़ा किया सर, ठीक है? ये 40 था, इसको ग्रुप ऑफ 40 कहते हैं सर, ओके? ये 40 के 40 लोगों को अल्तुतमिश ने क्या कहा कि भाई देखो, तुम मेरे फेवर के लोग हो, मैं तुम्हें लैंड का एक टुकड़ा देता हूं और तुम वहां पे मेरे लिए साम्राज्य बनाने का काम करो सर, ठीक है? और ये साम्राज्य बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्तुतमिश ने शुरू किया इक्ता सिस्टम सर। क्या सिस्टम शुरू किया? इक्ता सिस्टम। अब व्हाट इज दिस इक्ता सिस्टम ऑल अबाउट सर, ओके?
तो अल्तुतमिश क्या कहता था कि ये जितने भी उसके खास लोग थे ना सर, ये चालीसा वाले लोग थे, इसमें 40 ग्रुप ऑफ 40 ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे। ये 40 के 40 लोगों को अल्तुतमिश लैंड का पार्सल दिया करता था। सो यूज्ड टू गिव अ पार्सल ऑफ लैंड टू देम। सो बाय गिविंग अ पार्सल ऑफ लैंड टू देम, अल्तुतमिश यूज्ड टू मेक श्योर, अल्तुतमिश इतना ध्यान रखता था कि इनकी जो भी डिमांड है वो फुलफिल की जाए सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब ये कैसे करेंगे? हाउ ही विल बी डूइंग इट? ओके, सो ही विल बी गिविंग देम अ लैंड, अ पार्सल। से फॉर एग्जांपल दिल्ली है, तो दिल्ली के आजू बाजू वाले विस्तार में यहाँ किसी को एक इक्ता दे दिया गया। तो इक्ता देने से फायदा क्या होता था दोस्तों, कि जो भी अधिकारी को जहां पे इक्ता दिया है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी उसको मेंटेन करना है। एंड साथों की साथों अगर आप देखोगे, जो भी ऑफिशियल है उसको वहां की रेवेन्यू कलेक्शन भी करनी है सर। ठीक है ना, समझे? तो आप समझने की कोशिश करिए कि अल्तुतमिश ने यह ध्यान रखा कि इक्ता सिस्टम के थ्रू, अंडर द इक्ता सिस्टम ही वाज एबल टू क्रिएट अ गुड अलायंस ऑफ पीपल अराउंड हिम। उसके आजू बाजू में उसने बहुत अच्छी मात्रा के अंदर लोगों को अपने फेवर में ले लिया। और अपने फेवर में लेने के बाद उसने कहा कि भाई देखिए, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको जमीन का टुकड़ा दूंगा, आप वहां के गवर्नर के रूप में काम करिएगा। ये गवर्नर को इक्तेदार के रूप में पहचानते थे सर, है ना, समझे? ये इक्तेदार लोग मूलतः से इल्तुतमिश के चालीसा के ही लोग हुआ करते थे। और कुछ कुछ को इल्तुतमिश ने अपने मिनिस्ट्री में, अपने साथों में लेके आने की कोशिश की। अब होगा क्या कि उसके विरोध में बोलने वाले लोगों की पिपुड़ी बच जाएगी। अल्तुतमिश को यह चीज पता थी कि बाय विनिंग द नोबिलिटी ही विल बी एबल टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या है कि जब आप कोर्ट के अंदर मजबूत होते हो, जब आप कोर्ट के अंदर मजबूत होते हो, तो आपको पता है कि भाई अब आपके सामने जो विरोध हो सकता है वो कम हो जाएगा। ये अगर कोई करेगा तो ये चालीसा में से कोई लोग उसको जानकारी दे देंगे कि राजा तुम्हारे सामने बगावत प्लान की जा रही है। वो हो रही थी पर हमने उसको रोक दिया है। मतलब आइदर और केस के अंदर आप समझने की कोशिश करिए। चालीसा became one of the major tools and objectives through which the दिल्ली सल्तनत got consolidated। दिल्ली के सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जब हम लोग चालीसा सिस्टम को देखते हैं दोस्तों, तो याद रखना कि ये एक ऐसी सिस्टम थी जिसके थ्रू दिल्ली की सल्तनत को कंसोलिडेशन मिला है सर। ठीक है, अगर ये ना हुआ होता, अगर ये ना हुआ होता, मैं आपको बताता हूँ चालीसा सिस्टम के बारे में, तो हो सकता था कि दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेशन करने के अंदर जो स्ट्रगल पड़ती वो ज्यादा होती सर, है ना, समझे? तो दिस इज द बॉक्स दैट इज गिवन अंडर द 40 सिस्टम और चहलगानी सिस्टम। क्या कहा गया है? द ग्रुप ऑफ 40 सिस्टम और चहलगानी सिस्टम। क्या कहा गया है सर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, द नोबल्स ऑक्यूपाइड अ पोजीशन नेक्स्ट ओनली टू द किंग इन द स्टेटस एंड द रैंक, enjoying high social status and commanding vast resources at time they become strong enough to challenge the king sir। ये आगे होगा, ये अल्तुतमिश के समय पे नहीं होगा सर। ठीक है, इन दिल्ली सल्तनत द nobles were drawn from different tribes and nationalities like Turkish, Persian, Egyptian and Indian Muslim। अल्तुतमिश यहां से देखिएगा, अल्तुतमिश organized a corps of 40 फ्रॉम ऑल ड्रॉन फ्रॉम तुर्किश नोबिलिटी। तुर्किश नोबिलिटी का मतलब है कि खाली और खाली तुर्किश ओरिजिन लोगों को ही उसने चालीसा का पार्ट बनाया। उसने कहा कि भाई मैं चालीसा में किसी और को नहीं उठा के डालूंगा सर। ओके, मेरे लिए खाली और खाली कैसे होने चाहिए? तुर्किश नोबिलिटी के लोग होने चाहिए। ये 40 लोगों को अल्तुतमिश ने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथों के साथों आप समझने की कोशिश करिए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जगा दी। और यही लोग थे जो अल्तुतमिश के वफादार लोग के रूप में बन के आए। यही लोग थे जिसने अल्तुतमिश को कंसोलिडेट करने में, लॉ एंड ऑर्डर चलाने में, रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, मिलिट्री एक्सपांशन में भी मदद की। क्योंकि यही लोगों को अल्तुतमिश ने इक्ता के रूप में कहा था सर। गेटिंग ओपन? ओके, इनको इक्तेदार के रूप में पोजीशन दी थी। तो अल्तुतमिश वाज वेरी स्मार्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस केस। ओके, एंड वी विल फाइंड कि जब जब हम लोग अल्तुतमिश की कहानी को देखते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अल्तुतमिश को जब हम लोग रियल फाउंडर कहेंगे, तो रियल फाउंडर उसी को तो कहते हैं दोस्तों जो कंसोलिडेशन करे सर। ओके, रियल फाउंडर इज नोन एज अ पर्सन हु विल कंसोलिडेट। ओके, अल्तुतमिश वाज द वन हु कंसोलिडेटेड द दिल्ली सल्तनत, एंड दिस इज हाउ द चहलगामी सिस्टम और a group of 40 along with the idea of Ikta system he was able to consolidate his base। क्योंकि जहां जहां इक्तेदार जाएगा वहां वहां सेना बनेगी। मतलब इक्तेदार को अपनी हॉर्समैन, अपने घुड़सवार रखने पड़ते थे, आर्मी का कैंटोनमेंट होता था।
इक्तेदार को राजा के लिए मदद करनी होती थी। जब जब कहीं पे विद्रोह होगा या कोई प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की घटना बन गई, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इक्तेदार हैज टू कम अप विद हिज आर्मी एंड हेल्प द किंग इन द क्राइसिस। ओके, इक्तेदार जहां जहां अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि सबको अलग अलग जगह के ऊपर जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। ये जो इक्ता है ना, ये इक्ता अलग अलग राजाओं को या अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जगहों पे दिया जाता था। तो ये इक्ता के द्वारा होता क्या था अल्टीमेटली, वी विल सी कि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग हुआ, क्योंकि जहां पे इक्तेदार रह रहा है उसके आजू बाजू में उसने किला बनाया होगा, उसके आजू बाजू के अंदर अपने सेटलमेंट किए होंगे, वहां पे वो अपनी पॉलिटिकल होल्ड एस्टैब्लिश करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। अब जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है वहां लोग भी आजू बाजू में जुड़ेंगे। सो वेन एवर देर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग देम, दे विल बी ऑल्सो बी लिविंग नेक्स्ट टू देम सर। ओके, तो अर्बनाइजेशन होगा सर, है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इक्ता सिस्टम अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन को जन्म देती है। खैर अभी नहीं जा रहा हूं मैं अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि हम तमिलनाडु बोर्ड की पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं। तो इंटरनली भाई साहब ने पॉलिटिकल स्टेप्स ऐसे लिए। दूसरा, अल्तुतमिश ने जो पॉलिटिकल स्टेप इंटरनली लिया, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक कंसोलिडेशन सर। अब देखिए कि इक्ता सिस्टम के अंदर हमें यह पता चलता है कि जब उसने ये लागू किया चालीसा को, तो उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी कि कम होगी, रेवेन्यू बढ़ेगी कि कम होगी। तो अल्तुतमिश को ये चीज बहुत पहले से पता थी कि फॉर अ स्ट्रॉन्गर रूल एंड फॉर अ ग्रेटर कंसोलिडेशन ही हैज टू कंसोलिडेट हिज इकोनॉमी। अगर वो लंबे समय तक शासन करना चाहता है, अगर वो पॉलिटिकली अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है, दिल्ली के सुल्तान के रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ऑब्वियस है कि उसको रेवेन्यू भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी सर। ओके, सो विदाउट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ही वोंट बी एबल टू डू दिस सर, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, और इक्तेदार उसके लिए पैसा कमा के भी दे रहे थे, क्योंकि इक्तेदारों का काम ही ये था कि जहां जहां जमीन का टुकड़ा मिले वहां वहां पैसा भी कलेक्ट करो और राजा के लिए कार्य भी करो, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ से। दूसरा, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसने कॉइन्स इश्यू किए। ये कॉइन्स दो प्रकार के थे, एक तो थे टंका और दूसरे थे जीतल सर, है ना, समझे क्या था, टंका और जीतल सर, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि इल्तुतमिश आल्सो इश्यूड टू काइंड ऑफ कॉइन्स। दिस कॉइन्स वर सिल्वर एंड कॉपर कॉइन सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, तो नॉर्मली जो कॉपर का कॉइन था वो था आपका जीतल, और जो सिल्वर का कॉइन था वो था आपका टंका सर, है ना, समझे। तो अल्तुतमिश आल्सो मेड श्योर that he will be issuing coins, and by issuing coins of Tanka and Jital he was able to reform the economy in a significant way। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कॉइन्स इश्यू करते हो तो आपकी इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन होता है। मोनेटाइजेशन समझ में आता है कि नहीं आता है आपको सर, ठीक है। मोनेटाइजेशन का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्कों का इश्यू करने से या चलन इश्यू करने से होगा क्या कि सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा, क्योंकि इजी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। जितने इजी ट्रांजैक्शंस होंगे उतनी स्टेट को रेवेन्यू बढ़ेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। नॉर्मली बार्टर सिस्टम ऐसी सिस्टम थी जहां राजा को टैक्सेस या रेवेन्यू कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी सर। ओके, क्योंकि दो लोगों के बीच में बार्टर हो गया, राजा को पता ही नहीं चलेगा सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, बट दो लोगों के बीच में अगर पैसों के थ्रू व्यवहार हो रहा है, if the transaction is taking with the play with respect to money, तो there is every possibility, हमें पता चलता है कि इनके थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, ये ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स राजा ही इशू करवाता था, तो इससे लॉन्ग टर्म में बड़े फायदे हुए सर। ओके, तो उसने टंका और जितल इश्यू करवाए। ये टंका एंड जितल सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे, जिसके थ्रू मोनेटाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन ऑफ मनी हुआ, और इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, इसमें पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि राजा को रेवेन्यू बढ़ेगी सर, है ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने ये काम किया। तीसरी कहानी, उसने बहुत सारा डोनेशन दिया। डोनेशन का मतलब है उसने बहुत सारे लोगों को डोनेट किया। इनफैक्ट वो अपने फेवर में मासिस को लेने की आने की कोशिश करेगा, और इसके लिए इल्तुतमिश को टाइटल दिया जाता है लाख बख्श का सर, है ना। लाख बख्श का मतलब है कि उसने 1 लाख रुपया बख्शिश में दिया। हम कहते हैं ना बख्शिश दे दो, बख्शिश का मतलब क्या है, टिप दे दो, एक प्रकार की चैरिटी कर दो सर। ओके, तो वी विल सी कि लाख बख्श, है ना, कि उसने पैसा डोनेशन के रूप में दे दिया। एंड बाय गिविंग दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, Altutmish was able to make sure, or he was able to, we can say, win over the masses over his side sir। Okay,
तो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग अल्तुतमिश को देखेंगे, तो अल्तुतमिश इज एबल टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन एंड इज एबल टू सिग्निफाई, वी कैन से, द पीपल टुवर्ड्स हिम। इनफैक्ट अल्तुतमिश को एक डर था, डर इस बात से था कि अल्तुतमिश के सामने रेबेलियन ना हो जाए, क्योंकि इस प्रकार के स्टेप्स लेने के कारण देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उसकी जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो नोबिलिटी के लोग हैं, ये नोबिलिटी में उसने 40 लोगों को तो अपने फेवर में लिया हुआ है, बट देन देर आर अदर पीपल जो मना कर रहे थे और अल्तुतमिश के विरुद्ध में जा रहे थे। तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अल्तुतमिश को उनको शांत करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये 40 में से भी हो सकता है कि कोई ना कोई अल्तुतमिश के सामने विद्रोह कर दे। तो अल्तुतमिश लेजिटिमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी गेम खेलेगा, और ये जो लेजिटिमेसी की बात है, जो अपने आप को प्रूव कराने की बात है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्तुतमिश ने गेम खेली और अल्तुतमिश ने कहा कि मैं राजा के रूप में थोड़ी काम कर रहा हूं, आई एम नॉट वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज अ किंग। क्या कहता है अल्तुतमिश, सुनिए मेरी बात, कि भाई मैं राजा के रूप में या शासक के रूप में इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर रहा हूं, तो मेरी जगह कौन काम कर रहा है? तो ऑन बिहाफ ऑफ मी आई एम रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ खलीफा। बेसिकली इस्लाम के अंदर एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, तो वी विल फाइंड कि द सिस्टम ऑफ कैलिफेट वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड एंड द इस्लामिक रूलर्स। ओके, इस्लामिक शासक जहां जहां बैठते थे, वो ये जरूर से कहते थे कि भाई हम शासन कर रहे, पर हमारा शासन नहीं है, हम शासन कर रहे हमारे स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर के बिहाफ में, जिसे हम लोग कहते हैं खलीफा, जिनके साम्राज्य के अंदर हम राजा के रूप में काम कर रहे हैं। ये खलीफा के साम्राज्य को कैलिफेट कहा जाता था। खलीफा वाज अ स्पिरिचुअल कम पॉलिटिकल लीडर इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड प्रिसाइसली विथ रिस्पेक्ट टू द इस्लामिक किंगडम। तो उस दौर के अंदर बगदाद, जो आज के इराक करके कंट्री के अंदर आया हुआ उसका जो कैपिटल है, वहां पे ये खलीफेट सिस्टम बैठती थी, और वहां से खलीफा से उसने एक लेटर लिया सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके, उसने एक मंसूर, अपना एक लेटर दिया और उनके नाम का खुतबा पढ़वा दिया और कहा कि भाई देखो, मुझे तो जो रिकग्निशन है, मुझे जो मान्यता मिली हुई है, ये किसी और ने नहीं पर खलीफा साहब ने खुद दिया हुआ है। मतलब मैं एक राजा के रूप में अकेला कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनकी छत्र छाया में कार्य कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, इल्तुतमिश क्या कह रहा है? टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट रूलिंग इंडिपेंडेंटली। मेरी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली शासन कर पाऊं। मेरी अस्तित्व यह है कि भाई मुझे तो खलीफा साहब ने अपॉइंट किया है। आप मेरे सामने बगावत करोगे, मतलब आप खलीफा के सामने बगावत कर रहे हो। खलीफा के सामने बगावत करने का मतलब यह है कि आपने पूरा का पूरा जो इस्लामिक पॉलिटिकल यूनियन या इस्लामिक पॉलिटिकल स्टेट की जो स्थापना की है खलीफा के अंडर में, आप उसका विरोध कर रहे हो, आप धर्म का अपमान कर रहे हो, आप हमारी अथॉरिटी का अपमान कर रहे हो। तो अब खलीफा से जब उसने लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर लिया सर, है ना, उनके नाम का मंसूर लेके आया और उनके नाम का एक सरमन खुतबा पढ़वा दिया। खुतबा समझ में आ रहा है? काइंड ऑफ उसने पब्लिक डिक्लेरेशन किया था और कहा था कि भाई देखिए, ये जो लेटर है, ये लेटर के अंदर खलीफा जी ने खुद मेरा नाम का आधार बना के हुए मुझे कहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ मी लेट अल्तुतमिश रूल ओवर इंडिया एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो देखिए कि शासक की स्मार्टनेस क्या थी सर। ओके, इनफैक्ट दिल्ली के सुल्तान ज्यादातर खलीफाओं से मान्यता मांगते थे। जिन जिन लोगों ने नहीं मांगी है उनका साम्राज्य ध्वस्त हो गया है सर। सुनिए मेरी बात, दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत ये जितने भी सुल्तान थे, इनकी खासियत ही ये हुआ करती थी कि दे विल ऑलवेज क्लेम सबॉर्डिनेशन टू द खलीफा। सबॉर्डिनेशन का मतलब क्या है? कि इनको एक चीज पहले से पता थी कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी चाहिए, और लेजिटिमेसी ये खलीफा से ही मिल सकती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कम स्पिरिचुअल कम रिलीजियस लीडर आपको देखने को मिलेंगे इन द इस्लामिक स्टेट्स। सर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये जितने भी इस्लामिक किंगडम्स हुआ करते थे, ये जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के या इस्लाम को फॉलो करने वाले राजा थे, इन सब के अंदर खलीफाओं की इंपॉर्टेंस बहुत थी सर, क्योंकि ये प्रॉफिट साहब के समय से चल रहा था।
प्रॉफिट साहब के बाद 4 खलीफाओं का अपॉइंटमेंट किया गया था, उनको रशीदून कहते हैं। रशीदून का मतलब है चूजन वंस थे, बेसिकली दे वर लेजिटिमेट पर्सन। उसके बाद इसमें पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट की कहानी बन गई। तो दमास्क मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर उमैय्यद खलीफे की शुरुआत हुई थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बगदाद के अंदर शिफ्ट हो गया। तो इनिशियली द कैलिफेट वाज एट दमास्क, दमास्क के बाद ये बगदाद गया, बगदाद के बाद ये आज के इजिप्ट कायरो की तरफ चला गया, फातिमीड कैलिफेट। और फाइनली लास्ट कैलिफेट जो निकल के आया था वो तुर्की में हुआ था। तुर्की है या आज का तुर्की के अंदर सर, ये आज के तुर्की में, तब के तुर्की में उसको उस्मानिया सल्तनत ने शुरू किया था। रियासत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर कहते हैं उसको, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपोल के ऊपर अपनी स्थापना की थी 1453 में सर। ओके, तो वहां का राजा भी अपने आप को कहेगा कि भाई मैं भी खलीफा हूं। द किंग ऑफ द उस्मानिया सल्तनत और द उस्मानिया किंगडम विल बी क्लेमिंग कि आई एम ऑल्सो खलीफा सर। ठीक है, तो ये कहानी आपको अल्तुतमिश की देखने को मिलेगी। यू विल फाइंड द स्टोरी ऑफ अल्तुतमिश ओवर हियर, जिसके थ्रू हमें यह जानकारी मिलती है कि कैसे अल्तुतमिश खलीफा के थ्रू लेटर लेके आने के बाद अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करेगा सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो ऑब्वियस है कि बाय गेटिंग अ लेटर फ्रॉम खलीफा, by getting a letter from खलीफा, अब देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अल्तुतमिश के सामने कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्यों आवाज नहीं उठाएगा? क्योंकि उठाने की कोशिश करेगा, उसका मतलब यह है कि भाई आपने खलीफा का अपमान किया है, आपने खलीफा को मान्य नहीं रखा है। अल्तुतमिश खुद के ऊपर तो शासन कर ही नहीं रहा है, उसका जो भी कार्य है वो खलीफा कर रहा है। अगर खलीफा जी कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियस है कि भाई आपको मानना पड़ेगा सर। ओके, तो ये होती है दिमाग, है ना, समझे। अल्तुतमिश ने बहुत ही ब्रेन लगाया और अपने आप को कंसोलिडेट किया। इंटरनल कंसोलिडेशन हो गया, फिर एक्सटर्नल की तो बात ही क्या थी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। आप जब आंतरिक रूप में शक्तिशाली होते हो तो बाह्य रूप में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए ये रियलिटी है जीवन की सर, है ना, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एज वेल माय फ्रेंड। ओके, द मूवमेंट और द डे यू विल बिकम इंटरनली स्ट्रॉन्ग सर। ओके, इंटरनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यह है कि आप आंतरिक रूप में जब अपने आप को स्टेबिलाईज करते हो तो एक्सटर्नली या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाओगे। आप देखिए जितने भी ये क्रिकेटर्स देख लीजिए, माही साहब को देख लीजिए ना, धोनी साहब को, वो इंटरनली इतने काम है, इतने फोकस्ड है, तो वो अब क्रिकेट खेलने आते हैं एक्सटर्नली तो फटा 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 कितनी भी क्राइसिस वाली सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे सर। ठीक है, तो ये खासियत आपको देखने को मिलेगी। यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ लाइक नो आई वुड से स्पेशल फीचर in those personalities when they are internally very calm and strong, they are very well focused, they know ki what are the traits, what are the positives, how they can govern and how they can come out of certain crisis situation, that is always helpful for them in the longer run, है ना, समझे। तो ये खलीफाओं के थ्रू लेजिटिमाइजेशन लाने के कारण अल्तुतमिश वाज एबल टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे सर। ओके, तो अल्तुतमिश के साथ ये हुआ दोस्तों कि वो अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर पाया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एक्सटर्नल डेंजर्स उसको फेस करने हुए, जब एक्सटर्नल डेंजर्स उसको फेस करने हुए, जब बाह्य आक्रमण होने की शुरुआत हुई, तो अल्तुतमिश को पता था कि इनको कैसे डील करना है। क्योंकि इंटरनली ही न्यू कि भाई ही इज फोकस्ड, इंटरनली इसको कोई थ्रेट उतनी नहीं है कि अगर कहीं पे लड़ाई करने जाएगा या कहीं पे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उतरेगा, वापिस आते आते उसकी दिल्ली या लाहौर के ऊपर की जो गद्दी थी वो शिफ्ट हो जाएगी। इनफैक्ट अल्तुतमिश ही था जिसने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दिल्ली के सुल्तान सिया वी विल सी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर से शासन चलाता था सर। ठीक है ना, समझे। बट अल्तुतमिश के टाइम तक आते आते उसको लगा कि भाई इट इज बेटर टू हैव द कंसोलिडेशन ओवर दिल्ली, क्योंकि लाहौर इज इन पंजाब, पंजाब इज द एंट्री गेट और गेटवे एट दैट टाइम, जिसके थ्रू वी विल सी कि अटैक होने की शक्यता रहती थी। मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। एंड बिकॉज पंजाब के अंदर ये परिस्थिति थी कि जब भी कोई इन्वेडर आता था वो वाया पंजाब से आता था, तो कंसोलिडेशन करने में, अपने आप को सिक्योर और सेफ रखने में बहुत ही चैलेंजेस हुआ करती थी। और यही चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, ये लाहौर से दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करेगा और इसने कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया सर, है ना, समझे। गेटिंग पॉइंट, ओके। जैसे आप देखिए कि दिल्ली के सल्तनत में अलग अलग पीरियड में अलग अलग कैपिटल बना है।
जैसे कुछ राजा आगरा की तरफ लेके जाएंगे। कौन सी डायनेस्टी का राजा था जिसने दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था आगरा में? क्योंकि जब मुगल्स आएंगे, आपने पढ़ा होगा, तो मुगल्स विल बी रूलिंग इनिशियली फ्रॉम आगरा एंड नॉट फ्रॉम दिल्ली। अगर आप समझने की कोशिश करिए, जब मुगल शासक आए ना, बाबर, हुमायूं, और उसके बाद वी विल सी कि अकबर और जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब तक आते आते, उसमें से कुछ कुछ मुगल राजा जो थे वो दिल्ली की जगह आगरा से शासन कर रहे थे, क्योंकि आगरा उस पीरियड में एक कैपिटल के रूप में निकल के आए थे। दिल्ली के कोई सुल्तान ने उसको आगरा को कैपिटल के रूप में बनाया था। खैर, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ आगरा के अंदर, मैं वापिस आ जाता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अल्तुतमिश ने एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजों को टैकल किया। सर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो अल्तुतमिश को समझ में आ गया था कि एक शासक के रूप में अगर वो इंटरनली बहुत सारे रिफॉर्म्स करके अपने आप को कंसोलिडेट कर पा रहा है, और ये कंसोलिडेशन उसने ये किया हुआ था, तो ही वॉज एबल टू मेक श्योर कि नाउ ही विल बी फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट ही वॉज रिसीविंग। सर, है ना? आप व्यक्तिगत जीवन में भी ये चीज लागू होती है, मैंने आपको कहा सर। ओके। आप आंतरिक रूप में जितने मजबूत होंगे, उतने ही आप बाह्य दृष्टिकोण से एक्सटर्नल थ्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को मैनेज कर पाओगे। सुनिए मेरी बात, until and unless you are internally weak, externally you won't be able to cope up with the challenges। पर अगर आप आंतरिक रूप से, आपको पता है कितनी भी परिस्थिति आ जाए आपके जीवन के अंदर, कितने भी चढ़ उतार आ जाए, अप्स एंड डाउन्स आ जाए, बट यू आर एबल टू होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को होल्ड कर पाओगे, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको कोई इनफैक्ट चैलेंज नहीं करेगा। सर, ओके, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ से अल्तुतमिश ने भी यही कार्य किया। अल्तुतमिश के लिए 3-4 चैलेंजेस थे। पहला था, जो थे पैरेलल गवर्नर्स जो दिल्ली के सल्तनत के समय पे थे। एक था कबचा, मैंने आपको बताने की कोशिश की। दूसरा था यल्डूस, है ना, समझे कि नहीं समझे, जिसके साथ उसको डील करना था। दूसरी कहानी, उस पीरियड के अंदर राजपूत किंगडम्स थे, जो नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स हुआ करते थे, जिनके साथ अल्तुतमिश की संघर्ष होगी। तीसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो वो थी मंगोलों की कहानी। और मंगोल्स में चंगेज खान जैसा राजा भारत में आक्रमण कर सकता था, पर अल्तुतमिश ने अपनी डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए, या अपनी कूटनीति और अपनी स्मार्टनेस का सहारा लेते हुए, उसने मंगोल के इन्वेजन को भारत से रोका। सर, ठीक है, आप देखिए कि उसको पता था कि ही कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर इन द इमीडिएट कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। आप जब अपने आप को स्थायी करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि इस दौरान आपको युद्ध को अफोर्ड कर पाओगे? है ना? आप देखिए, चिल्ड्रंस मस्ट नॉट बी सेंट टू वॉर, है ना? बच्चों को कभी युद्ध में नहीं धकेला जाता बंदूक लेके। सर, क्यों? क्योंकि पता है कि बच्चे अभी सीख रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उनको बहुत सारी दुनियादारी सिखानी पड़ती है। वही चीज राष्ट्रों का निर्माण में और साम्राज्यों के निर्माण में भी लागू होती है ना। जब आप नए नए शासक के रूप में हो, आपको पता है कि आपके आगे वाला शासक कुछ ज्यादा रिफॉर्म्स या कुछ ज्यादा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन नहीं कर पाया है, तो आपकी लिमिटेशन ये है कि आप एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे। सर, ओके। इस दौर के अंदर अल्तुतमिश ने सबको टैकल किया। कबचा, जो मुल्तान का राजा हुआ करता था, जो उसका गवर्नर था घोरी का, उसको भी उसने टैकल किया। यल्डिस, जो काबुल का राजा था और जिसने अल्तुतमिश के ऊपर क्लेम किया था, क्योंकि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर भी क्लेम करता था कि तुम्हें मेरे छत्र छाया में रहना है, मैं कहूंगा उस हिसाब से रहना, उसको टैकल किया। राजपूत किंगडम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ इंडिया में जो रेबेलियंस हो रही थी, उनको कॉन्कर करके अल्तुतमिश ने थोड़ी बहुत सेटलमेंट करने की कोशिश की। एंड फाइनली मंगोलों की जो थ्रेट थी, उसको उसने डिप्लोमेटिकली अवॉइड किया। एक्चुअली हुआ क्या कि देयर वाज अ किंग ऑफ ख्वारिज्मा, ख्वारिज्मा करके एक बेसिकली किंगडम है सेंट्रल एशिया में, उज्बेकिस्तान में। ये ख्वारिज्मा का एक राजा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरानी। सर, ठीक है ना, समझे? जलालुद्दीन मकबरानी। सर, ठीक है ना, समझे? एंड वी विल सी कि इसके पीछे चंगेज खान पड़ गया था, और चंगेज खान ने कहा था कि भाई मैं तेरे को मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। सर, ओके। ये जलालुद्दीन मकबरानी भारत में रेफ्यूज मांगने आने की कोशिश कर रहा था, तो इसने अल्तुतमिश को एम्बेसडर्स भेजे थे। ही हैड सेंट एन एम्बेसडर्स टू अल्तुतमिश कोर्ट, और कहा कि हे राजा,
तुम तो इतने धनिक राजा हो, तुम तो खलीफा के नायब के रूप में हो, तुम्हें खलीफा ने अपॉइंट किया है, तुम इतने महान राजा हो, इतने उदार दिल के राजा हो, तो तुम मेरे को रेफ्यूज दे दो, तुम मुझे बचा दो, ये चंगेज खान मेरे को मार देगा। चंगेज खान और मंगोलों के बारे में आपको पता होगा दुनिया के इतिहास में कि ये आते थे तो ये जला देते थे, मतलब है ना, वेरेवर दे यूज्ड टू अटैक, दे यूज्ड टू बर्न डाउन दी सिटीज एंड द कैपिटल्स वेरेवर दे हैड अटैक्ड, ओके ना, समझे। तो सॉरी, तो चंगेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और चंगेज खान के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए, हिस्टोरिकल सेंस में अगर आप समझने की कोशिश करिए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, तो वी विल फाइंड कि इट वाज वेरी मच, I would say, sensitive for Iltutmish to allow any person in the form of refuge, क्योंकि इसने रेफ्यूज मांगने की कोशिश की थी। इसने कहा था कि भाई आप मेरे को हेल्प कीजिए, आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, आप मेरे को प्रोटेक्ट कीजिए। पर इल्तुतमिश ने कहा कि भाई देखो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अगर चंगेज खान मेरे किंगडम में आ गया, वो दिल्ली लाहौर में घुस गया, तो उसके चक्कर में मैं भी जाऊंगा सर। होता है ना सर, ओके। आप कभी-कभी इमोशंस में वश होके, या थोड़ी बहुत एक है ना काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि फीलिंग्स में, अटैचमेंट में, है ना, इमोशंस में आके डिसीजंस लेते हो, और उसके कारण फिर आपकी कुछ डिसीजंस के कारण आपको भुगतना पड़ता है सर, ओके। है ना, एक अंग्रेजी में कोट है कि नेवर लेट योर इमोशंस ओवरपावर योर इंटेलिजेंस, ओके। आप अपनी इमोशंस को इतने भी हावी मत होने दीजिए कि वो आपकी इंटेलिजेंस को ओवरपावर करे, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को ओवरपावर करे। सुनिए मेरी बात, नेवर लेट योर इमोशंस ओवरपावर योर इंटेलिजेंस। सुनिए कि आप अपने इमोशंस रखिए, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं रखते हैं सर, ओके। यू शुड हैव इमोशंस, हर एक व्यक्ति की इमोशंस होते हैं, थोड़ी बहुत फीलिंग्स होती है, अटैचमेंट्स होती है चीजों को, पर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जहां आपकी बौद्धिक क्षमता जीरो हो जाए सर, ओके। योर इमोशन शुड बी केप्ट असाइड एंड योर अटैचमेंट शुड बी केप्ट असाइड सर, ओके। अल्तुतमिश ने बहुत क्लियर कट कहा कि भाई देखिए, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूं, मेरी थोड़ी बहुत नीतियां है कि भाई मैं हेल्प करूंगा आपको, पर तुम्हारे हेल्प करने के चक्कर में तुम किसी और को इनवाइट करोगे मेरे साम्राज्य में, वो मैं कदापि नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा सर, ओके। क्योंकि मैं आपको बचाने के चक्कर में मेरे लाखों हजारों जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको तो मैं नहीं फील करवा सकता एक विदेशी आक्रामकताओं के द्वारा। क्योंकि ये चंगेज खान जिस तरह से आ रहा था, या चंगेज खान का इतिहास अगर आप उठा के देखोगे, तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर कट देखने को मिलती है कि चंगेज और इसके आक्रमण के द्वारा या इनके अटैक्स के द्वारा भारत या दुनिया भर के जहां जहां इन्होंने सेंट्रल एशिया में अटैक्स किए हैं, वहां पे कोई भी सभ्यताओं को इन्होंने छोड़ा नहीं था। एवरीथिंग वाज डेसिमेटेड, पूरा कंप्लीट एंड हो जाता है, इतनी खराब हालत में इन्होंने रखा था स्थिति को। तो अल्तुतमिश को ये चीज पहले से पता थी कि if he'll give any kind of refuge to Jalaluddin Maghbarani, the ruler of Khwarezma, there is every possibility कि he will be allowing Genghis Khan to enter India। तो इसने डिप्लोमेटिकली मना कर दिया कि भाई देखो, मैं इसको हेल्प नहीं करूंगा। इनडायरेक्टली चंगेज खान को मैसेज मिला कि भाई भारत की तरफ नहीं जाना है। अगर चंगेज खान इंडिया की तरफ आता तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दिल्ली के सुल्तान कभी भी कंसोलिडेट ना कर पाते। अल्तुतमिश की ये स्मार्टनेस थी, उसकी स्मार्ट डिप्लोमेसी थी, जिसके थ्रू ही वाज एबल टू टैकल आउट द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। खैर, अल्तुतमिश के समय पे तो मंगोल नहीं आए, पर अल्तुतमिश के करीबन 30-40 साल के बाद बलबन के समय तक आते आते मंगोलों का प्रभाव बढ़ता गया। खैर, मंगोलों में हलागू खान करके एक राजा थे, जो चंगेज के पोते हुआ करते थे, ग्रैंडसन हुआ करते थे। उनके समय के बाद से फिर मंगोलों का आक्रमण बढ़ा। ये मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय पे भी आपको मिलता है, और ये मंगोलों का आक्रमण बाद के पीरियड में भी टेन्योर में हमें देखने को मिलता रहेगा सर, ओके। तो पहली चीज हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट हैज बीन द सिग्निफिकेंस एंड हाउ द कोर ऑफ द मंगोल्स हैड टेकन प्लेस, ओके। सेकेंडली, राजपूत किंगडम्स और मुल्तान के बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा बहुत मैं आपको स्लाइड्स के पॉइंट ऑफ से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अल्तुतमिश एक शासक के रूप में अपनी स्मार्टनेस को एस्टैब्लिश करते हुए इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। तो वापिस आता है यहाँ पे, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अल्तुतमिश की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन था और इसकी कहानी किस तरह से रहती है, और ये कैसे सत्ता के ऊपर आया था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके।
तो मैंने आपको बताया कि शमशुद्दीन अल-तुतमिश इसका नाम था। ही वाज़ द स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा है सर, ठीक है? ही वाज़ द स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ascended the throne of Delhi, setting aside the claim of Aram Shah, the son of कुतुबुद्दीन ऐबक सर, है ना? समझे? इसको कुछ नोबिलिटी ने मदद की थी, बट देन इसकी गाड़ी पलटा दी जाती है। कहा जाता है कि भाई देखो, तुम लायक नहीं हो डिबॉसरी के कारण। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही पुट डाउन इंटरनल रिबेलियंस ऑफ द राजपूत डायनेस्टीज, मैंने बताया नॉर्थ इंडिया की कौन सी थी, तो ग्वालियर, रणथंबोर, अजमेर एंड जालोर। इनफैक्ट ये जो रणथंबोर की डायनेस्टी है ना, ये चौहानों की डायनेस्टी हुआ करती थी। अजमेर में चौहान हुआ करते थे, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था, पृथ्वीराज चौहान का वंश। ओके, उनकी एक ब्रांच रणथंबोर में शिफ्ट हुई थी सर, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, उनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट होगी, लेटर ऑन फाइनली अलाउद्दीन खिलजी आके इनको खत्म करेगा सर। खैर, ही ओवरकेम द चैलेंज ऑफ नसरुद्दीन कबचा इन लाहौर एंड मुल्तान एंड फ्रस्ट्रेटेड द कंट्रोवर्सी ऑफ अलीवर्दी द गवर्नर ऑफ बंगाल सर, है ना? गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो उसको जो नोबिलिटी के अंदर उसके गवर्नर्स उसके सामने विद्रोह कर रहे थे, उसके सामने भी अल्तुतमिश ने काफी अच्छे कार्य किए। ही डिप्लोमेटिकली सेव्ड इंडिया बाय रिफ्यूजिंग टू सपोर्ट द ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन ऑफ सेंट्रल एशिया अगेंस्ट द मंगोल रूलर चंगेज खान सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, मैंने आपको बताया कि अल्तुतमिश के समय के अंदर सेंट्रल एशिया का राजा जलालुद्दीन मकबरानी उसके यहाँ रेफ्यूज मांगने आया होता है, और अल्तुतमिश को कहा जाता है कि हे राजा, तुम हमें बचा लो। अल्तुतमिश कहता है कि नको बाबा, तुम्हाको बचाने के चक्कर में हमारी हालत खराब हो जाएगी। हैड ही सपोर्टेड जलालुद्दीन, द मंगोल्स वुड हैव ओवररन इंडिया विथ हिज। दिस वाज द स्मार्टनेस दैट अल्तुतमिश मेड सर। ओके, ये स्मार्टनेस थी अल्तुतमिश की। उसको ये पता था कि मैं ये कार्य करूंगा तो विदेशी आक्रांता अपने यहाँ आएंगे। फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे प्राइम एग्जांपल आपको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है? तो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप ये देख रहे हो कि आपके यहाँ पे विदेशी आक्रांता या फॉरेन इन्वेजन ना हो सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो मूल अल्तुतमिश स्लेव था। स्लेव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि ये तुर्किश ओरिजिन का स्लेव था सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, और वी विल कम टू नो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के रूप में था, और ज्यादातर लोग बेसिकली दिल्ली के अंदर यही इन्हीं के द्वारा लाए गए थे सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो अल्तुतमिश ने स्लेव्स को बहुत हाईलाइट किया, और ये बहुत सारे मिलिट्री स्लेव्स को अपॉइंट करता है, और इनमें से ही 40 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसे हम लोग कहते हैं चालीसा सिस्टम, या इसी को ही कहते हैं द तुजुक ए चहलगामी सिस्टम सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो अल्तुतमिश ने बहुत सारे स्लेव्स को तुर्किश टाइटल्स दिए। इनफैक्ट इसकी नोबिलिटी के ज्यादातर लोग तुर्किश ओरिजिन के थे। इसके लिए दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी डायनेस्टीज आई है, उसमें तुर्किश ओरिजिन डायनेस्टीज को बहुत ही सिग्निफाई किया गया है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्तुतमिश का कार्यकाल और अल्तुतमिश के समय की कहानियों में हमको ये पता होना चाहिए कि इसके द्वारा जो नोबिलिटी, जो स्लेव्स की अपॉइंटमेंट की गई थी, they were helping him in running the state and the administration as well sir, getting my point। Okay, the practice of appointing them for the post of governors and generals in far off places does not change despite the migration to North India by experienced military commanders from distinguished lineage fleeing from the Mongols sir, getting my point। Okay, तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को इसने इक्तेदार के रूप में अपॉइंट किया। ये इक्तेदार कौन थे? गवर्नर्स हुआ करते थे। इनको इक्ता दिया जाता था। इक्ता का मतलब है लैंड का टुकड़ा सर, ठीक है ना, समझे? जो एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, प्रोविंस के रूप में होगा, जहां इनको लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली मैनेज करना होगा, एंड साथों की साथों वी विल सी कि रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी इनको योगदान देना पड़ेगा। सो दे वर सपोज टू मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर, they were also supposed to manage the revenue collection at that time as well. This nobility considerably in the form of slaves, the slaves became a very important organ of Delhi Sultanate sir, getting my point। Okay, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्लेव्स हुआ करते थे या मूलतः से नोबिलिटी के लोग थे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इनफैक्ट अल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हमको देखने को मिलती है। एक है, वो है आपका कुतुब मीनार सर, है ना? कुतुब मीनार की कहानी अगर आपको पता होगी, तो ये कुतुब मीनार मूलतः से एक सूफी संत हुआ करते थे भारत में, जिनके समय पे ये शुरू हुआ था सर, ठीक है? ये सूफी संत का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर, है ना? कुतुबुद्दीन, इनका भी नाम था कुतुबुद्दीन, है ना, समझे?
बख्तियार काकी, नाम याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से तो नहीं है क्या। गेटिंग ओपन, समझ में आया कि नहीं है आपको सर। ओके, दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि भाई ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक्चुअली हुआ क्या कि कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही हो गई थी सर, है ना। बट देन कुतुबुद्दीन ऐबक इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था सर, ठीक है। एंड जब कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसका आगे का काम जो है वो अल्तुतमिश ने किया, और अल्तुतमिश के बाद उसके ऊपर फाइनल जो टचअप और रिनोवेशन का काम है वो दिल्ली का एक और सुल्तान करेगा जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक सर, है ना, समझे। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। नाम याद रखना, आपको प्रीलिम्स के अंदर आएगा कि इनमें से कौन से राजाओं ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, या इनमें से कौन से राजा कुतुब मीनार के निर्माण के साथ जुड़े हुए थे सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वर रिलेटेड to the formation or the foundation of Qutub Minar, or which of the following kings were playing a role in the establishment and we can say construction of Qutub Minar sir, okay। तो इस दृष्टिकोण से कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद अल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक जो उसको रिपेयर करवाता है। इनफैक्ट ये जो कुतुब मीनार है इट इज बेस्ड ऑन अ सूफी, है ना, एक सूफी हुआ करते थे। सूफी आपको पता होगी कि इसी पीरियड में भारत में आए होते हैं, और इनकी शुरुआत हुई थी इनकी शुरुआत हुई थी सॉरी, इनकी शुरुआत हुई थी विथ रिस्पेक्ट टू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सर, ओके। अगर आपको पता होगा तो एक सूफी थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये चिश्ती साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ही केम टू इंडिया समवेयर द ट्रांजिशन ऑफ द घुरिड इन्वेजन, और इन्होंने अजमेर में अपना वी विल सी के खानक बनाया था सर, ठीक है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे जिनके सिलसिले से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल के आए। सिलसिला अगर आपको पता होगा तो सूफी ऑर्डर्स है, सूफी ग्रुपिंग्स है। मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे के क्लासेस के अंदर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलसिला सिस्टम इन द विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री, एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बट ये कुतुब मीनार इनके नाम से, उतना याद रखना कि इट इज नॉट रिलेटेड टू कुतुबुद्दीन ऐबक सर, ओके। बहुत लोगों को ये एक प्रकार की मतलब है ना मिसकंसेप्शन है, ये कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी अल्तुतमिश को याद रखते हैं, वो है कॉपर के कॉइन्स को इश्यू करना सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। खास करके अगर आप समझने की कोशिश करिए तो सिल्वर का टंका और कॉपर का जितल को इश्यू किया जाता है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ही इशूड द कॉइन्स, ये सिल्वर का टंका था। कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछा जाएगा कि सिल्वर के कॉइन्स को क्या पहचानते थे, है ना। आपको एक बार सवाल आया था कि फनम किसको कहते हैं सर, है ना, फनम, FANM। सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज फनम सर, ओके। तो वैसा ही सवाल आ सकता है कि जीतल किसको कहा जाता है। यूपीएससी एक्चुअली अगर आप प्रीलिम्स के अंदर देखोगे तो एक प्रकार का सवाल बहुत निकालता है, वो है कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन। कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि वो विशेष विशेष प्रकार के शब्दों को पकड़ के उसके ऊपर से सवाल बनाएगा, उसके मीनिंग के ऊपर से, उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश ने टंका शुरू किया जो चांदी का था, मटेरियल भी याद रखना, और कॉपर का जो कॉइन था उसको कहते हैं जीतल। इससे सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। सर्कुलेशन ऑफ मनी क्यों? क्योंकि पैसा इसके थ्रू सर्कुलेट होगा, मोर एंड मोर ऑफ मल्टीप्लीकेशन विल आल्सो बी सीन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो सल्तनत के पीरियड के समय पे, कार्यकाल के अंदर हमें ये चीज बड़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। अब देखिए होता क्या है अल्तुतमिश के समय पे। अल्तुतमिश के समय पे एक चीज आपको ये बहुत देखने को मिलेगी, वो थी कि अल्तुतमिश जब तक जिंदा रहा, मतलब अल्तुतमिश का पीरियड था वो 1211 से लेके 1236 तक था। बट देन वी विल सी कि उसके मृत्यु के बाद बहुत सारी लड़ाइयां होने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। लड़ाइयां क्यों हो रही थी? क्योंकि एक तो नोबिलिटी के अंदर इश्यूज चल रहे थे। नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 40 लोगों को अल्तुतमिश ने बिठाया था अपने साथ, जिन्हें हम लोग कहते हैं चालीसा की सिस्टम, ये चालीसा के लोग एक से एक सत्ता के लिए संघर्ष करने की शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो अपना लाभ देख रहे थे। सो दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन एडवांटेज, पर्सनल एडवांटेज हम लोग कह सकते हैं। और ये चालीसा के थ्रू बहुत सारे शासक आपको मिलेंगे जो चालीसा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उनकी सत्ता टॉपल हो जाएगी।
अल्तुतमिश के बाद भी आपको यही चीज देखने को मिलती है सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड अल्तुतमिश जैसे ही सत्ता के ऊपर आया तो हमें देखने को मिलता है कि अल्तुतमिश ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके बेटे को अपॉइंट किया था सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। बट देन ये जो चालीसा सिस्टम के लोग थे जो उसके साथ गुलामी प्रथा के साथ भी जुड़े हुए थे, क्योंकि ये सब के सब गुलाम थे उसके सर, ओके, उन्होंने इसको स्वीकारा नहीं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर रजिया पावर के ऊपर आई। हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर कि रजिया की कहानी क्या है। रजिया को 4 साल तक सत्ता में रखा गया, पर 4 साल के बाद उनको भी बेदखल कर दिया गया। आप देखिए कि एक ऐसी क्वीन या एक ऐसी मोनार्क थी जो दिल्ली के सुल्तनत के समय की बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि पहली बार दिल्ली के सल्तनत में एक वुमेन रूलर आपको मिल रही है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द दिल्ली सल्तनत you will see a woman ruler coming to power and consolidation, sir, getting a point, okay। तो अल्तुतमिश के मृत्यु के बाद कंटिन्यूसली संघर्ष चलती रही। मतलब अल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। 1236 से लेके करीबन 1246 तक देखोगे तो नई नई करके 4 एक राजा आपको देखने को मिलेंगे। इसमें रजिया भी मिल जाएगी, जहां कंटिन्यूसली ये जो चालीसा लोग हैं ना, चालीसा लोग जो मूलतः से इसकी चहलगानी के पार्ट हुआ करते थे, और इनमें से बहुत सारे लोग स्लेव्स के रूप में काम करते थे, क्योंकि ये मूल बहुत सारे गुलाम थे, मैंने आपको बताया नाम ये गुलाम वंश। ये सब लोग डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा। इन सब के चक्कर में 1246 में एक राजा आया जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, और नसीरुद्दीन मोहम्मद को टॉपल करके वी विल सी कि फाइनली बलबन निकल के आया, जो 1266 के अंदर पावर को कैप्चर करेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1266 से लेके 1287 तक या 1286 तक सत्ता के ऊपर रहेगा सर, ठीक है। तो हमें ये मैंने बताया ना कि अल्तुतमिश की डायनेस्टी, या अगर आप इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे तो वी विल फाइंड कि हम तो 4 ही राजा को देखते हैं सर, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। बट देन हमें अगर आप इनकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद बलबन का जो पीरियड है इसमें बहुत गैप है सर, ठीक है। क्योंकि रजिया तो 1236 से लेके 1240 तक ही रूल कर पाई, है ना। अल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक ही रूल कर पाया। रजिया से लेके बलबन तक का पीरियड में कंटिन्यूअसली 3-4 राजा आपको मिलेंगे सर, ठीक है। इसमें नसीरुद्दीन मोहम्मद की भी कहानी आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद ही था जिसके कोर्ट में बलबन मंत्री के रूप में था, जिसने 1246 से लेके 1266 तक शासन किया। बट इसको कंट्रोल करने वाले कोई अथॉरिटी था, वो बलबन ही था। इसके लिए इन बिटवीन हमें देखने को मिलता है कि बलबन जो आगे सत्ता में आएगा वो पहले नसीरुद्दीन मोहम्मद के सबऑर्डिनेट के रूप में था, और एक दिन बलबन ने इसकी सत्ता पलटा दी और खुद को राजा के रूप में एस्टेब्लिश किया फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1266 टू 1286 सर, ओके। तो आज हम लोग क्रोनोलॉजिकली आगे नहीं जा रहे, क्योंकि आज मेन डिस्कशन ही इल्तुतमिश के ऊपर था। क्यों इसको रियल फाउंडर के रूप में पहचानते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। वाई ही इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब मैं बढ़ाऊंगा एक थीम को जिसे हम लोग कहते हैं नोबिलिटी वर्सेस मोनार्क की थीम। नोबिलिटी वर्सेस मोनार्क का मतलब है कि राजा के सामने देयर विल बी क्लास ऑफ पीपल जो संघर्ष करेंगे। वो है नोबिलिटी क्लास के लोग, मंत्री लोग, एरिस्टोक्रेसी के लोग, जो राजा को कहेंगे कि राजा तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी, हम डिसाइड करेंगे। और ये 40 लोग ही थे, बाय द वे ये 40 लोग हैं ना सर। बलबन जैसे ही सत्ता के ऊपर आएगा ना, बलबन पहले दिन आके ये 40 को टॉपल कर देगा, बोले इसको बंद कर दो, ये रहेगा तो मेरी पिपुड़ी बच जाएगी। इफ द 40 विल सर्वाइव एंड एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, then the Sultan of Delhi will not be able to consolidate himself. So Balban will make sure that the चालीसा system comes to an end immediately, sir. Okay. बलबन खुद चालीसा का पार्ट था। मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये चालीसा की इंपॉर्टेंस क्या है। बट आपको अल्तुतमिश के अंदर से जब सवाल आ सकता है कि हु इज नोन एज द रियल फाउंडर, बाय द वे मंगोल इन्वेजन के ऊपर सवाल आ चुका है, हाँ बाय द वे ये मैं बताया ना, मंगोल चंगेज खान का जो आक्रमण है इसके ऊपर 2022 की सवाल था, 2022 के प्रीलिम्स में सवाल आया था सर, ओके। आप पीवाईक्यूज उठा के देखिएगा, आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊं, बट एक बार टॉपिक को खत्म होने दो उसके बाद करवाते हैं सर, ठीक है। तो आज यहाँ पे दोस्तों कंक्लूड करते हैं, लेट अस कंक्लूड आउट दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री।
एंड कल मैं आपको फिर से कंटिन्यू करूंगा इन द नेक्स्ट सेशन, जब मैं रजिया और बलबन को खत्म करते हुए ऑलमोस्ट स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट पार्ट था वो भी ये खत्म करेंगे सर, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से लेके 1290 तक रहती है, उनके इतिहास के बारे में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रजिया और बलबन को तो एक ही क्लास में खत्म करेंगे। वो रजिया में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, समझे ना। एंड फिर फाइनली उनका डिक्लाइन हो गया, उसके ऊपर भी चर्चा कर देंगे सर। खैर, तो आज खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं दोस्तों, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज अ गोल्डन पीरियड, दिस अ गोल्डन ऑफर गोइंग ऑन। यू कैन यूज दिस कोड PN Live, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ना मिले आपको। नई बैचेस शुरू हो रही है, आई एम स्टार्टिंग विद अ बैच ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बैच शुरू हो रही है सर, ओके, है ना। और ये सितंबर से शुरू हो रही है। उसके बाद एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, सब कुछ लाइन में ही है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर हिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको पूरी की पूरी मिलेगी। हमारे क्लासेस के अंदर आइए, अपने सिविल सर्वेंट बनने का सपना साकार कीजिए। मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, वी हैव गॉट सम फंटास्टिक टीम मेंबर्स जो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट कवरेज करके देंगे। तो जरूर से जुड़िए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। I'll see you in the next session. Till then, keep studying. Let's crack it. Jai Hind.